नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी प्रथम दृश्य और भाग 3। ये तीसरा वीडियो है ध्रुव स्वामिनी की व्याख्या के लिए। अब से पहले जो हमने व्याख्या की है उसमें हमने ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी के संवादों की व्याख्या की है, जहाँ पर वो चंद्रगुप्त के बारे में विचार करने के लिए ध्रुव स्वामिनी से आग्रह करती है कि आप चंद्रगुप्त के बारे में कुछ सोचो। उसके पश्चात रामगुप्त और प्रतिहारी की बातें का जो संवाद है आपस में वो हम देख चुके हैं। शिखर स्वामी एक खास बातचीत के लिए रामगुप्त को बुलाना चाहते हैं, लेकिन रामगुप्त अभी भी ध्रुव स्वामिनी के बारे में ही विचार कर रहे हैं कि वो वास्तव में किससे प्रेम करती है। तो आइए अब आगे की व्याख्या देखते हैं। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। शिखर स्वामी कहते हैं रामगुप्त से कि आपसे कुछ आवश्यक बातें कहनी है। देव यहाँ किसके लिए है? रामगुप्त के लिए। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा कि ध्रुव देवी के कारण क्या मुझे अपने साम्राज्य को भी त्यागना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं कि मेरे राजदंड यानी राजगद्दी उसने ग्रहण कर ली है, वो राजा बन गया है। इसीलिए उसे लगता है कि जो पुरोहित है, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं, यानी उनके मन में मेरे प्रति विद्रोह का भाव है। शिखर से है न, शिखर स्वामी से वो कह रहे हैं, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। वो कहते हैं शिखर स्वामी को, क्योंकि शिखर स्वामी ने ही रामगुप्त को राजगद्दी पर बिठाने में सहायता की थी, तो उसे लगता है कि शिखर स्वामी ही उसका पात्र है। समझा न, यही गिरिपथ पर सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। कि यहाँ गिरिपथ पर जो हम पहाड़ी रास्ते पर हमने शिविर लगा रखा है, यहीं पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए ना, कि जिसकी भुजाओं में बल ना हो, अर्थात जो युद्ध करने में समर्थ ना हो, उसके दिमाग में तो कोई उसके बारे में विचार होना चाहिए या योजना होनी चाहिए। तो वो प्रश्न किससे कर रहा है, बात किससे कर रहा है? शिखर स्वामी से। शिखर स्वामी कहते हैं एक पत्र देकर पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना ऐसी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला। यानी जो घटना घटित हुई है ये अचानक हो गई, इसलिए इसके बारे में सोचने का हमारे पास समय ही नहीं है। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। वो क्या कहते हैं कि ऐसे माना कि ये ऐसा ही है, लेकिन ये मेरे प्रतिकूल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इस घटना के बारे में पहले से थोड़ी आशा थी कि ऐसा हो सकता है। शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। शिखर स्वामी को हैरानी होती है ये जानकर कि रामगुप्त पहले से ऐसा सोच रहा था। तो वो कहता है कि तब तो महाराज ने यानी रामगुप्त ने पहले से इस बारे में सोच लिया होगा। मेघ शंकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। कि जैसे मेघ आने की आशंका जिस आकाश में हो, जो आकाश ऐसे बादलों से घिरा हो जहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, तो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान कार्य करना चाहिए। यानी जब आपको पता था कि इस तरह का संकट आ सकता है, तो आपकी बुद्धि ने कुछ अवश्य सोचा होगा। रामगुप्त सशंक शंका के साथ, कह दूं? सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? रामगुप्त कहता है कि हाँ, मैंने विचार तो किया है, लेकिन वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा। आपके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। कि सभी विरुद्ध थे किसके? आपको राजा बनाने के। स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल, यानी आर्य समुद्रगुप्त नहीं चाहते थे कि रामगुप्त राजा बने, लेकिन फिर भी शिखर स्वामी ने उसका समर्थन किया। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। ऐसा शिखर स्वामी कहते हैं कि मैंने नीति सिद्धांत का सहारा लिया और आपको राजा बना दिया, जबकि समुद्रगुप्त ऐसा नहीं चाहते थे। रामगुप्त कहता है बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए।
तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का, रामगुप्त कहता है कि उसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन अब जो समस्या हमारे सामने है उस पर विचार करना आवश्यक है। कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा साहस चाहिए कि कोई गुप्त उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है और ऐसे लगता है कि अगर साहस करेंगे तो वो सफल भी हो जाएगा। शिखर स्वामी कहता है, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए, कि जो वो संधि चाहता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृतियां हैं उन सबको हम लोग सहज में ही हटा लेंगे, कि जो इस समय संकट आया है हमें उसका सामना करना चाहिए और जो भी जो दूत संधि करना चाहता है हमें उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। शिखर स्वामी कहते हैं, भविष्य के लिए चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर हम इस संधि को स्वीकार कर लें तो भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाए, लेकिन वर्तमान समय में अनेक विघ्न, अनेक बाधाएं इस मार्ग में है। रामगुप्त हंसकर कहता है, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता चला कि चंद्रगुप्त के मन में क्या भाव है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा, कि जो अंदर, अंतःपुर क्या होता है? जहाँ रानियाँ या स्त्रियाँ रहती है, यानी अंतःपुर में जो मेरे विरुद्ध चल रहा है उस विद्रोह का विरोध। रामगुप्त को क्या लगता है कि ध्रुव स्वामिनी मेरे प्रति विद्रोह कर रही है, तो वो कहते हैं कि मुझे उसको ही खत्म करना होगा। लंबी सांस लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। ध्रुव देवी के मन में चंद्रगुप्त को प्राप्ति की इच्छा धीरे धीरे जाग रही है, ऐसा रामगुप्त को लगता है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज अभी आपको दूत से साक्षात करके, यानी दूत से मिल करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए, कि वर्तमान समय में राजनीति पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे, कि जो शक्तिशाली पक्ष है वही हमसे संधि चाहता है। ये सोचने की बात है, विचित्र बात है। रामगुप्त कहते हैं, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो जाएं। रामगुप्त शिखर स्वामी से कहते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मंदाकिनी का आगमन होता है, शंका के साथ वो प्रवेश करती है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। कि वो क्या कहते हैं कि स्वार्थ के लिए जो मूर्ख हैं, मूर्ख कौन है? रामगुप्त है चाहे शिखर स्वामी है, अपने स्वार्थ के लिए वो इस साम्राज्य के गौरव को नाश करने में या नष्ट करने पर तुले हैं। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलछंद की धूल उड़ती है, कि जब वीरता चली जाती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की, जब वीरता समाप्त हो जाती है तो राजनीति में छल और कपट शेष रह जाती है। कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए, क्योंकि रामगुप्त वीर नहीं है और वो किसका सहारा लेना चाहता है? छल का सहारा लेकर अब राजनीति करना चाहता है। तो मंदाकिनी कहती है कि चंद्रगुप्त को इस बात के बारे में पता होना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है। जो गूंगी के अभिनय में मंदाकिनी थी उसके साथ जो खड़ग धारणी के रूप में थी, तो वो कहती है कि तनिक सा आवरण हटा है कि महादेवी के मन में क्या है, किंतु वह थोड़ा सा संदिग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता, कि ध्रुव स्वामिनी के मन में जो थोड़ा सा प्रेम का भाव है वो भी कुमार के लिए महत्वपूर्ण है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त कपटचारी रामगुप्त जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं, पर मंदा तुझे विधाता ने क्यों बनाया, सोचने लगती है। मंदा अर्थात मंदाकिनी, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा, कि मुझे न्याय का साथ देना होगा। माना कि ये पक्ष दुर्बल है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मुझे इसका साथ देना होगा। उसके पश्चात ये गीत है, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा जा,
बन प्रेम छल कोने कोने अपनी नीरो गाथा कह जा। तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि व्याख्या के लिए नहीं पूछा जाएगा। मंदाकिनी वहाँ से प्रस्थान करती है और ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश होता है। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए, चमर यानी हवा करने के लिए पंखी की तरह जो वस्तु इस्तेमाल की जाती है उसे चमर कहते हैं। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर धारिणी चमर डुलाती है यानी हवा डालती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, परिचारिका यानी जो दासियां हैं, हाँ कहाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं, कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ध्रुव स्वामिनी सुनने को तैयार नहीं है। परिचारिका जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचती हैं, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करनी होगी। हाँ यह बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। क्योंकि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से भेंट नहीं कर पाती है, तो वो कहती है कि क्या यहाँ पर पहले मंत्रीगण से मिलना पड़ता है, फिर राजा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है? परिचारिका कहती है दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है न, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। परम भट्टारक कौन है? रामगुप्त। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए कि रामगुप्त आपसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपको रामगुप्त पर संदेह नहीं करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी हूँ न, यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से बात कर लूँ कि मैं महादेवी हूँ अर्थात यहाँ की रानी हूँ, तो क्या मेरी आज्ञा का तुम पालन करोगी? और चंद्रगुप्त को बुलाने के लिए कहती है। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और पान का डिब्बा रखकर वो चली जाती है। एक बोने का, कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। ये बोना, कुबड़ा और हिजड़ा ये अधूरे पात्र हैं, यानी इनके शरीर में पूर्णता नहीं है। इसका प्रतीक क्या है कि मानवीय जीवन के जो नैतिक मूल्य है वो समाप्त हो रहे हैं, यानी मनुष्यता की नैतिकता समाप्त हो रही है, और वही इस नाटक में दिखाया गया है। कुबड़ा कहता है युद्ध, भयानक युद्ध। बोना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। हिजड़ा, बहनों यदि युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देख ले। बोना कहता है कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसी की कुबड़ दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोर्छल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ नल कुबर की बधू, दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे सवसुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए हैं, कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बोना कहता है मोर्छल से पटा घुमाता हुआ, नहीं आज ही युद्ध होगा, तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से भी अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबर हो और न ही कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा, तुम पुरुष हो, युद्ध करो। ये आपसी बातचीत है, अधूरे पात्र हैं जिनके माध्यम से ये बातें बताई गई है। व्याख्या की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन्हीं पात्रों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे कि नाटक थोड़ा रोचक बन जाए। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी वहां पर आ जाते हैं। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का परिवेश होता है। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज यानी रामगुप्त से कह रहे हैं, मुझ हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा, न तो यह नल कुबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और न यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसता है,
वारे वामन वीर, वामन किसको कह रहा है? जो बोना है उसको। यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बोना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। जो वामन अवतार हुए उन्होंने 3 पगों में धरती, आकाश और पताल को नाप लिया था, उसकी बात यहाँ बोना कर रहा है। मैं तो 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा कहता है, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा कहता है, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा कहता है, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध नहीं करना जानती। बोना, तुम नल कुबर की स्त्री हो न, तो अपनी विजय का उपहास समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा न, कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठहाके लगाकर हंसने लगता है। तो ये आज की हमारी व्याख्या है, जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से मिलना चाहती है, शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी से भेंट करना चाहते हैं, रामगुप्त और शिखर स्वामी मिलकर कोई योजना बनाना चाहते हैं जिससे कि आए हुए युद्ध के संकट को बुद्धि से टाला जा सके, यानी युद्ध ना करना पड़े, कोई और उपाय कर लिया जाए या भेजे गए दूत की जो भी उनकी शर्तें हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए, संधि मान ली जाए, तो जिससे कि युद्ध टाला जाए। और उसके पश्चात कुबड़ा, बोना और हिजड़ों के माध्यम से, जो कि प्रतीकात्मक रूप से अधूरे पात्र हैं और जो मनुष्यता की अधूरी मानसिकता का प्रतीक है, उनके माध्यम से नाटक को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये आज की व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।